हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024, जिसमें गाइस हम ऑलरेडी अपना पॉलिटी गवर्नेंस के 6 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। रेस्ट टॉपिक्स हम अभी करने जा रहे हैं। आज हमारे पॉलिटी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, कल हम शॉर्ट्स कवर कर लेंगे, तो फिर एमसीक्यूज़ कल आएगा भी। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एमसीक्यूज़ वगैरह मिल पाएँ। तो अब हम सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गवर्नेंस एंड एआई के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो, इंडिया का ना फर्स्ट एआई डेटा बैंक है। गवर्नेंस एंड एआई पे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने पहला एआई डेटा बैंक खोला है। क्या खोला है? एआई डेटा बैंक खोला है। क्यों खोला है? ताकि रिसर्चर्स को इनोवेशंस के लिए ऑफ़र किया जा सके, स्टार्टअप्स को इनोवेट किया जा सके, है ना, और डेवलपर्स को ये एक्सेस दिया जा सके कि वो कोई भी डेटा सेट्स वगैरह को, डाइवर्स डेटा सेट्स को एक्सेस कर पाएँ। एआई सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा। ठीक है। डेटा बैंक क्या करेगा? देखो, जो डेटा का बैंक होता है, डेटा बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है? डेटा बैंक की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होएगी। हमको रियल टाइम पे पता चल जाएगा हमारे सैटेलाइट्स के माध्यम से, हमें ड्रोन से अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पता चल जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग डेटा हमारे पास होगा, तो साइबर सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हर तरह की हमें नेशन की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एआई डेटा बैंक बेहद ज़रूरी था। इसीलिए इसको आगे चल के लेकर आया जाएगा। तो एआई डेटा बैंक से ये सारे के सारे फ़ायदे होने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी के, सैटेलाइट्स की मदद, ड्रोन की मदद, आईओटी डेटा, ये सारे के सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। एडिशनली देखो, जो इंडिया का नेशनल एआई स्ट्रैटेजी है ना, इससे इनोवेशन बढ़ेगा, एथिकल गवर्नेंस बढ़ेगी, ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, पार्टनरशिप विद एडवांस एआई, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट सिटीज़ में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये सारी की सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। अच्छा, इंडिया ने क्या करा है? इंडिया ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है अपने आप को एज अ ग्लोबल लीडर, ताकि इंडिया टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस को कर पाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर पाए। अच्छा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्राइव करने के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कंट्रीज़ क्या करती हैं? अपने नेशनल गोल्स बनाती हैं, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएँ। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कहीं ना कहीं हमारे एसडीजी गोल्स को भी प्रमोट कर पाएंगे। हम अपने नेशनल गोल्स को जब मीट कर पाएंगे तो एसडीजी गोल्स को भी एक्सेलरेट करेगा। तो इससे हमारी कंट्री का जो ओवरऑल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और क्योंकि अब हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एआई के साथ लिंक करते जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल है कि ये इंडिया के गवर्नेंस को, सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके रख दे, कितनी क्रांति लेकर आएगा ये, उसके बारे में समझते हैं। कह रहा है ये पहली क्रांति लाएगा एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी की। यानी जो एआई होगा वो पब्लिक सर्विसेज को ऑटोमेट करेगा, गवर्नमेंट के वर्कलोड को रिड्यूस करेगा, सर्विस की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एआई बेसिकली क्या कर रहा है? एआई बेसिकली पब्लिक सर्विसेज को ऑटोमेट कर देगा। जैसे आप देखते हो ना अभी कि जैसे आपने कहीं, अगर एक मुंबई में मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पर क्या था कि रोबोट्स थे और वही सर्व कर रहे थे, वही खाना लेकर आ रहे थे, वही सारा आपका ऑर्डर बुक कर रहे थे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप समझो कि पब्लिक सर्विसेज इस तरह से ऑटोमेट हो जाएंगी, वर्कलोड गवर्नमेंट का कम हो जाएगा। अब आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से मिलनी शुरू हो जाएंगी। कह रहा एजुकेशन में क्या मदद मिलेगी? कह रहा इंडिया ना, आप ये समझो, एआई ट्रांसफॉर्म करके रख देगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। क्या करेगा उसके लिए? ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर देगा, स्मार्ट कंटेंट क्रिएट कर देगा, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग कर देगा, असेसमेंट अच्छे हो जाएंगे। कह रहा एनसीईआरटी नहीं, 31 मेटा डेटा एलिमेंट्स को सेट बनाया है, फिर इसको हर रिसोर्स के साथ टैग किया हुआ है। तो NROER जो है ना, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज रिपोजिटरी, ये लिस्ट आउट करा हुआ है। तो पहली चीज़ एजुकेशन को लेकर है। सेकंड फैक्टर है हेल्थ केयर को लेकर। क्या है फैक्टर? हेल्थ केयर को लेकर। हेल्थ केयर में क्या है कि एआई जो है वो हेल्थ केयर को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
अपनी डिलीवरी और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टेलीमेडिसिन रिमोट एरियाज़ में पर्टिकुलरली उनको एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो नीति आयोग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिलकर जैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे कैंसर रिलेटेड रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी इमेजेस को बनाने के लिए, कैंसर के मैनेजमेंट ट्रीटमेंट को लेकर। यार आप सोचो हेल्थ केयर में भी कितने करिश्मे होने लग जाएंगे, यानी कि क्योंकि हेल्थ केयर की इम्प्रूव डिलीवरी होएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। जैसे नीति आयोग ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ डेटाबेस बनाया कैंसर का, उसमें मदद मिलेगी। फिर एग्रीकल्चर को पता है क्या इम्प्रूव मिलेगा, एआई जो है ना एक इंसाइट देगा वेदर का, पेस्ट मैनेजमेंट का, रिसोर्स के यूज़ का, बेनिफिट कैसे कस्टमर को करेगा, फार्मर को कैसे बेनिफिट करेगा एग्रीकल्चर को। कह रहा आप समझो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है ना, ये एआई और मशीन लर्निंग दोनों का इस्तेमाल करता है। अब इसके इस्तेमाल से क्या होता है, आपको पता चल जाता है फसलों में क्या कुछ इशू तो नहीं है, फसल में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हेल्दी कैसे बनाना है, इसमें कब टाइम पे फर्टिलाइज़र डालना है, कब इरीगेट करना है, समझ रहे हो आप। ये सारा आपको एआई के माध्यम से पता चल जाएगा। फिर इंक्लूसिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। एआई पावर्ड जो डीपीआई सिस्टम है ये गैप्स भी ब्रिज करेगा। मल्टीलिंगुअल जो कंट्री है जैसे इंडिया है एग्जाम्पल के तौर पर, जो भाषिनी प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा, इसमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल गवर्नमेंट सर्विसेज को कराया जा रहा है। कह रहा कैसे बना, ये एआई की मदद से बना। फिर कह रहा डेटा ड्राइवन पॉलिसी भी अब आप बनाने लग जाओगे। आप कल को पॉलिसी मेकर बनोगे, ब्यूरोक्रेट हो गए आप, तो आप सोचो कितना आराम से आपका, क्योंकि एआई काफ़ी कुछ आपकी मदद पहले ही कर देगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर देगा, ट्रांसपेरेंसी इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंडिया का अर्बन डेटा एक्सचेंज है, अगर उसको एआई की मदद से यूज़ कर लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन है, कहाँ। अभी देखो दिल्ली गवर्नमेंट कंजेशन टैक्स की बात कर रही है कि कंजेशन टैक्स लगाया जाए। अगर आप जानबूझ के पीक आवर्स में निकले हो गाड़ी फंसाने के लिए, तो फिर अब आप कंजेशन टैक्स भी दोगे। तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल, देखो हमारे दिल शहरों में अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें तो ट्रैफिक का क्राइसिस है, उसको मैनेज करना, एक वेस्ट डिस्पोजल, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण क्राइसिस हैं, बड़ी दिक्कत वाले क्राइसिस हैं ये। तो इनको दूर करने के लिए भी आपके पास क्या होगा, डेटा एक्सचेंज करने। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कि जुडिशरी को कैसे मदद मिलेगी। तो जुडिशरी को ऐसे मदद मिलेगी कि एआई से जुडिशल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, केस मैनेजमेंट ऑटोमेट हो जाएगा, प्रायोरिटाइज हो जाएंगे केस, आउटकम्स प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा, लीगल रिसर्च अच्छी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक्सुवास करके है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करता है, एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है ये लीगल प्रोसीडिंग लैंग्वेज के ब्रिज गैप्स को दूर करता है ये, तो ये भी बड़ा अच्छा है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा काम करेगा। एआई ड्राइवन सिस्टम जैसे राहत है, रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो ऐप है, इससे आप ना नेचुरल डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट कर पाओगे, फ्लड को प्रिडिक्ट कर पाओगे, अर्ली वार्निंग देनी है, इवैक्यूएट करना है, सर्च करना है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, ये सब काम अब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। कह रहे हैं क्या भारत ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे एआई को प्रमोट किया जा सके। कह रहा बिल्कुल किया है। कह रहा जो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई है, नीति आयोग का हैशटैग एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी है, ये एआई सेक्टर को हर जगह, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हर जगह पहुंचा रहा है। इंडिया का एआई प्रोग्राम है वो ये चेक करता है कि स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन बढ़े और एथिकल प्रैक्टिसेस हों, इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि एथिकल यूज़ हो एआई का। फिर ऐसे ही डिजिटल पर्सनल हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया, उस एक्ट के तहत हम डेटा की प्राइवेसी को बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कोलैबोरेट करता है, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम यूथ का फ्यूचर स्किल्स दे रहे हैं। आप देखो कोडिंग सिस्टम बच्चे बहुत सीख रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई का इस्तेमाल कराया जा रहा है। यूएस और इंडिया इनिशिएटिव है एआई का हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को लेकर। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हर चीज़ देखो फ़ायदे नुकसान दोनों के साथ ही आती है। क्योंकि तो चैलेंजेस क्या है इंटीग्रेशन फॉर एआई, इंटीग्रेशन फॉर गवर्नेंस के लिए। तो पहला चैलेंज है फ्रेगमेंटेड डेटा अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जो नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी है, इसका काम क्या है कि ये स्टैंडर्डाइज बनाई जाए। जो भी नॉन पर्सनल मैनेजमेंट है, ये बहुत एनोनिमाइज डेटा है,
उसके लिए देखो उसको हम ना अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। डेटा अभी बहुत फ्रेगमेंटेड है, सभी सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डेटा इतना एनोनमाइज्ड है, इतना नॉन पर्सनल तरीके से है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत भारी समस्या है। तो एआई को कैसे लगाओगे, अब आपको वो देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप बहुत है। आप कह रहे हो जी हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर स्किल्स देंगे, यूथ को एम्पावर करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कहाँ से करोगे, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, कंप्यूटिंग बड़ा मुश्किल है रूरल एरियाज़ में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वहाँ पर डिजिटल डिवाइड आप देख लो, रिपोर्ट्स ही पढ़ लो। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचो IAMAI का यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, कह रहा 2023 तक भी भारत की खाली 45% जो जनसंख्या थी यानी 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो आप कहाँ से एआई इंटीग्रेट करोगे। फिर तीसरा प्रॉब्लम है रेगुलेशन में। कह रहे इंडिया के पास एआई स्पेसिफिक लॉज कहाँ आपने अभी तक कोई मैंने पढ़ाए हैं, कोई देखे हैं आपने। यू के पास जैसे एआई का एक एक्ट है जिसमें एथिक्स, डेटा प्राइवेसी सब कुछ बताया हुआ है। हमारे डीपीडी वाले जो डिजिटल प्राइवेसी वाला एक्ट भी है ना, डिजिटल प्रोटेक्शन वाला, उसमें भी अभी एआई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं। फिर स्किल में गैप है। कह रहा हमारा डिमांड सप्लाई ग्रुप आप देख के तो आप डरने लग जाओगे। नेस्कॉम की रिपोर्ट ने बताया कि इतनी लिमिटेड ग्रोथ है हमारे देश में कि 1,40,000 1,40,000 एआई प्रोफेशनल्स इंडिया में हैं ऐसे जिनमें डिमांड सप्लाई का गैप है। पढ़ाया कुछ जाता है, काम जॉब्स में कुछ करना होता है, उसको कैसे मीट करोगे। फिर डेटा प्राइवेसी का बड़ा कंसर्न है। बहुत सारे सेंसिटिव डेटा, एआई का जो रिलायंस ऑन सेंसिटिव डेटा पर करते हो ना आप, वो रिस्क रहेगा। आधार डेटा लीक हो गया मान लो तो आप समझो 81.5 करोड़ इंडियंस का क्या होगा, आप सोच लो पहले ही। फिर वीक हमारे जो ना आईपी एड्रेस होते हैं ना, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी जो हमारा है वो बहुत वीक है। इंडिया रैंक्स ओनली 42nd इन द 2024 आईपी इंडेक्स। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आईपी इंडेक्स है ना इंडिया का, वो भी बहुत कुछ खास नहीं है। आईपी इंडेक्स में भी बड़ी सारे कलेश हैं हमारे साथ, इतना भी हमें रैंक ना बहुत अच्छी नहीं मिली है। तो इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको जैसे बताया भी ना कि 42nd आया था और 2024 में, और 2022 में भी इतनी थी हमारी, 2024 में भी सेम रही है हमारी इंडिया की रैंक इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। इसको निकालता कौन है, देखो याद रखना, इंटरनेशनल आईपी जो इंडेक्स होता है वो निकालता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस निकालता है। ये पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ना असेस करता है, वर्ल्ड के टॉप 5 इकॉनमीज़ को 50 डिफरेंट क्राइटेरिया से चेक करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, पेटेंट, कॉपीराइट लॉज है ना, ये सब कुछ देखता है इसके अंदर वो। तो हमारी रैंक देखो यहाँ पे बड़ी सुधरी हुई तो आई नहीं है, तो फिर आप कैसे कह दो कि भी प्रोटेक्शन मिलेगी, इनोवेशन हो जाएगा। फिर ना पड़ा ना एथिकल बायसेस हैं। एआई जो है ना आप देखो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स भी ला सकता है। एथिकल कंसर्न्स हैं, बहुत सारे फेयरनेस और एक्यूरेसी के ऊपर बहुत से सवाल हैं कि क्या करेगा। क्योंकि आपने अगर तेरी बातों में ऐसा उलझा मूवी देखी है शाहिद कपूर की, तो एआई, मशीन लर्निंग सब वहाँ पर देखा आपने, रोबोटिक्स कैसे काम कर रहा है, इतना खतरनाक भी हो सकता है वो। आप उस मूवी को देख लो, आपको पता चल जाएगा। फिर वे फॉरवर्ड में यहाँ बोल रहा है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिकल ओवरसाइट बहुत ज़रूरी है। एआई ऐसा होना चाहिए कि ये डायनेमिकली असेस करे, मॉनिटर करे विद ह्यूमन ओवरसाइट, ताकि बायसेस ख़त्म हो, रिस्क मैनेज हो पाए। फिर डेटा की सोवेनिटी एंड प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न है। डेटा प्राइवेसी नहीं है, कंप्लायंस विद डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट के प्रॉब्लम है। बाइसेस फेयर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए आप क्या करो, आप ना डेटा प्राइवेसी ये सब कर रहे हो ना, आप ना फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए ऑडिट, फेयरनेस मैट्रिक्स वगैरह तैयार करो। आप एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए ना आप एक्सपेंड कर दो इनिशिएटिव, जैसे इंडिया का एआई फ्यूचर स्किल्स है, एआई एजुकेशन अंडर सर्व्ड एरियाज में दो। पब्लिक आप ना PPP भी कर दो, PPP मॉडल भी ले आओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ले आओ। उसमें क्या होगा कि आपका ना जितने भी एआई इकोसिस्टम जो है, एआई स्टार्टअप रिसर्च को बहुत मदद मिल जाएगी। फिर बहुत 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 ज़रूरी काम करना है साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का। एआई यूज़ कर रहे हो, नो डाउट, थ्रेट डिटेक्शन करो, कॉन्टीन्यूसली रिफाइन करो एआई पॉलिसीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ज़रूरी काम होगा। क्योंकि अब यहीं पे कह रहा है कि पार्टिसिपेटरी एआई डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस क्या है। देखो ये ना रिलीज़ किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा, एक पेपर रिलीज़ किया गया है। इसका तरीका ये है
कि आप जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है आपका, सोशल इम्पैक्ट पूरा असेस कर कर फिर आपको ये देखना है। देखो कोई भी चीज़ इतनी खतरनाक चीज़ है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप जैसे इनसे सीखो, आपने पहले भी लिए हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाले, आपने कई सारे आइडियाज से एक्ट्स निकाले हैं। लैंड एक्विजिशन में आपने क्या किया था, आपने सबसे पहले स्टडी कर ली थी डिफरेंट फैमिलीज़ को क्या अफेक्ट करेगा, सोशल इम्पैक्ट स्टडी कर ली थी आपने। फिर आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट जब 2006 में बनाया तो ग्राम सभा स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन था, आपने पार्टिसिपेशन के तहत ही उसको भी लागू किया। नागोया प्रोटोकॉल तो आपको सिखाता ही है कि आपको कैसे बेनिफिट ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर करनी है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के साथ, बेनिफिट ताकि शेयर हो पाए। तो पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन ही है, मीन्स यू हैव टू इन्वॉल्व वाइडर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो भी इससे इन्वॉल्व होने वाले हैं। खाली टेक्नोलॉजी डेवलपर्स नहीं बुलाने हैं आप, डिफरेंट जो भी जिनको भी इस रेंज पर आना है सब स्टेक होल्डर्स को बुलाओ आप। और इसका फ़ायदा क्या है, नीड देखो इसकी तो है ही, प्राइवेट पब्लिक प्रैक्टिस होंगे, एक्टर्स होंगे, तो उससे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर इससे बेनिफिट यह होगा कि ना काउंटर यूनिलेटरलिज्म नहीं रहेगा, बहुत सारी प्लेयर्स होंगे, उनकी अपनी अपनी बातें होंगी, अपने अपने सुझाव होंगे, तो आपका डिसीजन अच्छा हो जाएगा। आपको कोई ना रिस्क नहीं रहेगा ये वाला कि बायसनेस आ गई, डिस्क्रिमिनेटरी वाला मामला आ गया, फीडबैक लूप्स आपको मिलते जाएंगे, टेक्निकल ग्लिचेस की प्रॉब्लम, आपको बहुत आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे आपको। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, हो सकता है आपको कुछ ऐसे डोमिनेंट एक्टर्स हो जो उसको पूरा ही डोमिनेट कर दें, नॉन एक्सपर्ट्स वालों को पार्टिसिपेशन कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर पार्टिसिपेटरी वॉशिंग एंड टोकनिज्म बहुत होता है, फॉर्मल कंप्लाइंस के तहत ही आपने बस ऐसे ऊपर ऊपर से कर लिया। पैराडॉक्स की प्रॉब्लम है कि मैलिशियस एक्टर्स इसका मिसयूज़ ना कर लें कहीं, तो बहुत से कंसर्न्स हैं। तो आपको बहुत जेन्युइन पार्टीज़ को ढूंढना है जो डेडिकेटली इस पर काम कर पाएँ, समझ रहे हो। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। क्या किया जा रहा है, जो भूमि है, ज़मीन है, उसके रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है देखते हैं, कहाँ से ये न्यूज़ आई। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसने रिसेंटली नोटिफाई करा है कि जो 95% का जो लैंड रिकॉर्ड है हैव बिन डिजिटाइज इन रूरल इंडिया सिंस 2016। अचीवमेंट इसकी क्या है, ड्यू टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एडिशनली इसमें क्या किया जा रहा है, कैडेस्ट्रल मैप्स वगैरह पहुंचाए जा रहे हैं, 87% सब रजिस्ट्रार ऑफिस इंटीग्रेट किए जा रहे हैं लैंड रिकॉर्ड के साथ। अच्छा, इंडिया का जो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ना, ये 2016 में ही आ गया था। ये बेसिकली ना नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को वापस से रिवैम्प किया गया था। ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंटर 100% पैसा लगाएगा। तो लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को रिवैम्प करने के लिए कहा था। अच्छा, CSS क्या होता है, इसमें 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग लगाता है, ठीक है। अब इसमें डिपार्टमेंट कौन सा काम कर रहा है, इसके लिए लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको ना एक्सटेंड किया गया 2 न्यू कंपोनेंट्स के साथ 21, 22, 25, 26 में। इसमें करा क्या जा रहा है, हर लैंड रिकॉर्ड जो भारत का है ना, कंप्यूटराइज और जितने भी रेवेन्यू कोड्स हैं हमारे कंट्री के, उनको इंटीग्रेट करा जा रहा है लैंड रिकॉर्ड के साथ। फिर कंसेंट ली जा रही है, लिंक किए जा रहे हैं आधार नंबर विद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ। ध्यान रखना, क्या किया जा रहा है, लिंक किए जा रहे हैं क्या, आधार नंबर विद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ। अच्छा, इससे क्या होगा, मैनुअल जो लैंड टाइटल सिस्टम होते थे वो खत्म, अब मामला सब मामला क्या हो जाएगा, डिजिटल कॉन्क्लूसिव लैंड टिल्टिंग सिस्टम आगे से प्रमोट किया जा रहा है। और इसके तहत क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं हमने इससे रिलेटेड, भू आधार जो हमारा यूनिक लैंड पार्सल, भू आधार यूनाइटेड यूनिक लैंड पार्सल हमारा, इसमें 14 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक। लैंड पार्सल्स का पता चलता है, स्ट्रीमलाइन किया जाता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को। फिर यहाँ पर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ई कोड्स को इंटीग्रेट करा गया है ताकि लैंड डिस्प्यूट्स कम हो। और साथ ही साथ इसमें ना ट्रांसलिट्रेशन है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को, ताकि यहाँ पर ओवरकम हो, लैंग्वेज बैरियर्स खत्म हो। फिर भूमि सम्मान अवार्ड दिए जाते हैं, इसको ना प्लैटिनम ग्रेडिंग कहते हैं, कि फॉर डिस्ट्रिक्ट अचीविंग सैचुरेशन ऑफ कोर कंपोनेंट्स, ये किया जाता है। अच्छा, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा है वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसमें सोशो इकोनॉमिक रेलेवेंस, यानी लैंड का एक्सेस, डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप की बहुत ज़रूरी है हमारे लाइवलीहुड के लिए और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, चाहे वो पुअर हो, मार्जिनल फार्मर हो, ट्राइब्स हो, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लैंड आए, डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप आए।
सेकेंड नीड क्या है, लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स की बात भी है, कंक्लूसिव टाइटलिंग करना, इलीगल लैंड एक्विजिशन करना। देखो बेनामी प्रॉपर्टीज़, फोर्जरी प्रॉपर्टीज़ को की जो होता है ना, इसको हटाने की ज़रूरत है। मोर देन 60% लिटिगेशन लैंड रिलेटेड होता है। अब देखो शर्म की बात है कितनी, हमारे देश में 60% जो लीगल लड़ाई है वो ज़मीन को लेकर है। तो लैंड टिलिंग सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड्स को इसीलिए एक्चुअल ओनरशिप को डेजिग्नेट किया जाएगा। और टाइटल इज ग्रांटेड बाय होम, सरकार करेगी ये काम। आप समझो इस बात को कि क्यों डिजिटाइजेशन किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का। सबसे पहली बात, सोशो इकोनॉमिक रेलेवेंस, वल्नरेबल पॉपुलेशन बेचारी वो तो कहाँ जाएगी। फिर इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस थे, जो सिस्टम है अपडेट करने का, करेक्ट करने का लैंड रिकॉर्ड्स को, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना करप्शन होता है ना, मतलब जो बंदा आज मैं कह रही हूँ दिल्ली में डीडीए के अंदर काम कर रहा है या जीडीए के अंदर गाजियाबाद वाले डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है ना, उसकी हालत पता है ख़राब होती है। क्योंकि लैंड जो होते हैं ना, ये पता नहीं यार हत्याएं कराते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं लैंड के चक्कर में। वो कल भी इम्पॉर्टेंट था, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लो तब भी इम्पॉर्टेंट था, आज भी इम्पॉर्टेंट ही समझो आप। आउटडेटेड मैपिंग, उसके बाद एक क्या होता है, अपडेटेड रिकॉर्ड होते ही नहीं है, और होते ही नहीं है तो पता ही नहीं चलता प्रेजेंट में ग्राउंड रियलिटी क्या है, किसके पास पोजीशन है, ओनर का ही नहीं पता चलता। पता है आपको कहीं यार प्रॉपर्टी खरीदना ना बहुत बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में, आप समझ लो। क्योंकि जेन्युइन प्रॉपर्टी होल्डर कौन है, ओनर कौन है, बहुत मुश्किल है एक तय करना। नेक्स्ट हमारा आता है टारगेटेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए भी लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्लूसिव एरर ना आए रूरल डेवलपमेंट स्कीम रिलेटेड। एक्सक्लूसिव एरर होता है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स की जो लिंक्ड है लैंड ओनरशिप से, क्योंकि ना पता है क्या दिक्कत है यार, पता ही नहीं है लैंड टाइटलिंग की इतनी दिक्कत है ना इस देश में कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सोचो ना, आज तक भी आप दिमाग लगाओ, इतना पढ़ाया है मैंने आपको, इतना आपने खुद भी पढ़ा होगा, एस्पिरेंट हो आप खुद सोचो हमारे देश में लैंड रिफॉर्म ठीक से कभी क्यों नहीं हो पाया, रीज़न क्या है। तो लैंड टाइटलिंग इतनी भारी समस्या है। समझो लैंड टाइटलिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल फैमिलीज जो है फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट जो लैंड के होते हैं वो रखते हैं अपने पास, है ना, देते हैं, दैट दे हैव प्रीवियसली ऑक्यूपाइड इनफॉर्मली। उन्होंने पहले इनफॉर्मल तरीके से ऑक्यूपाई किया था, अब वो फॉर्मल तरीके से पूरे प्रोसेस में जा रहे हैं। मतलब आप समझते हो लैंड टाइटलिंग में लैंड ओनरशिप जो जिसका भी लैंड है, जिसका भी ओनर जो भी है, वो रजिस्टर कराएगा अपनी प्रॉपर्टी सरकार के साथ। फिर उसके साथ वो टाइटल डीड करता है, वो उसमें लिखता है कि लैंड पे उसका कितना राइट, कितना इंटरेस्ट है, फिजिकल बाउंड्री उसको प्रॉपर्टी की पता चलती है, वरना तो घेर घार के बना लिया आपने। समझ रहे हो आप, लैंड टाइटलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपके अनसर्टनिटी रिड्यूस होती है लैंड ओनरशिप पे। और इंडिया के यहाँ लैंड रिकॉर्ड बहुत आउटडेटेड हैं, इसीलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। फिर ये कहता है कि थ्रू द पीएम किसान स्कीम गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट सिस्टम देता है, इनकम सपोर्ट देता है सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, फैमिलीज़ को। फिर स्ट्रेंथनिंग करना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग हो गया, ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कह रहा देखो जी लैंड डिस्प्यूट है, अनक्लियर टाइटलिंग है, इससे क्या होता है कॉस्ट डिले, इनएफिशिएंसी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट लैंड ट्रांजैक्शंस की इनकरेज होती है। इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए प्रॉपर्टी को डिजिटाइज किया जा रहा है। अब लेकिन डिजिटाइज करना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आया है। पहला चैलेंज है प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करने का, वो है प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग, यानी जो ट्रांसफ़र कर रहे हो ना आप लैंड को बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक 1882, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स डीड्स वगैरह लिखना पड़ेगा, सिर्फ लैंड टाइटल से काम नहीं चलेगा। फिर आप सोचो ना, बोनाफाइड ही खाली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में नॉट ऑलवेज गारंटी ओनरशिप। आप समझो बोनाफाइड ट्रांजैक्शन से भी कुछ नहीं होता, हो सकता है अर्लियर जो ट्रांजैक्शन हुई हो वो वाली चैलेंज हुई हो। समझ रहे हो, मतलब आप सोचो दो पार्टीज़ ने बड़े अच्छे से ट्रांजैक्शन करो, लेकिन जो पिछली पार्टी के साथ जो हुआ उसके साथ हो सकता है कोई धोखा हुआ हो। फिर सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन, देखो लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए डिजिटाइज करना ये भी डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की कितनी इच्छा है। बिना कोऑर्डिनेशन से नहीं हो पाएगा, अगर स्टेट में नहीं कोऑर्डिनेशन करेगा लैंड लॉस पॉलिसीज के अलग, तो ये हो ही नहीं सकता कभी, डिजिटाइजेशन करते रह जाओगे आप। फिर इन साइलोज अप्रोच टू डिपार्टमेंट, इतना ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना कितना दिक्कत है। अब सारा कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा,
सेल डीड सब का सब आपका मैप, स्टोर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट सब डिजिटाइज। कितनी सोचो राहत मिलेगी, लेकिन इसको करना आसान नहीं है गाइज। इट्स वेरी कम्बरसम, इतने सारे डॉक्यूमेंट ढूंढ के अब आपको डिजिटाइज करने हैं। फिर लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, कोई नॉन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो ट्रांजेक्शन्स का हो रहा है। प्रॉपर्टी लीज पर थी, लेस देन 1 ईयर पे था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कैसे इसको एक्वायर करे, उसका फिर पार्टीशंस में कैसे बांधे, लिटिगेशन इतने बढ़ जाएंगे, फिर कहाँ से उसको गवर्नमेंट बचाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत पैसा लगता है, स्टैम्प ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब से ना, इसीलिए लोग आना ही नहीं चाहते। लोग लैंड रिकॉर्ड कराना नहीं चाहते कि भैया इतना कौन पैसा लगाएगा। फिर लेगेसी डेटा कहाँ से लाओगे, किससे किसको प्रॉपर्टी मिली, फिर किसको किससे प्रॉपर्टी मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, इतनी दिक्कतें हैं। लैंड वाला काम मिल जाता है तो बस बंदा आदमी तो वहीं परेशान होना शुरू हो जाएगा। फिर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, यानी मूविंग टूवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, स्टेट गारंटी ऑफ ओनरशिप, ताकि लैंड रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट हो पाए। फिर जो मॉडल एक्ट ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग 2020 नीति आयोग ने बोला, इसी ने फिर स्टेट लॉज को पूरा फॉर्मुलेट करा। फिर लीगल रिफॉर्म्स, इसमें चेंज किया लॉज, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल्स, टाइमली अपडेटिंग, ये सब शुरू हो गया। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात आई, जीआईएस में कैसे करना है, इम्प्रूव एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, मैप्स को कैसे करना है। फिर ट्रेनिंग, अवेयरनेस जनरेशन देना ताकि डिजिटल लिटरेसी अच्छी हो, पर्सनल को ट्रेनिंग मिलता चला जाए, ये सारा वे फॉरवर्ड का हिस्सा है। अब हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में क्या लैंड रिफॉर्म हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। 1949 में जेसी कुमार अप्पा की कमेटी बैठी, 5 ईयर प्लान बनाया उन्होंने इसके लिए। तो लैंड रिफॉर्म इनकम्पास मेनली 5 कॉम्पोनेंट। क्या क्या कॉम्पोनेंट हैं? पहला है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी टेन्योर, जमींदारी, यानी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट वर इनेक्टेड इन वेरियस स्टेट। 1950 से लेकर 1970 से शुरू हो गए थे, ताकि क्या हो, एंड हो जाए बिग लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप हटाने के लिए। और अंडर दीज रिफॉर्म लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड टू द टिलर वाले आइडिया पर। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं, इसको इनेक्ट करा गया टू बार इलीगल फोर्सेबल इफिक्शन ना हो टेनेंट्स की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी लीगल लूप होल्स हैं, कोई एक्सप्लॉयटेशन टेनेंट्स का कंटिन्यू ना रहे। परमानेंट टेनेंसी सिस्टम जो है, जहाँ पर टेनेंट्स क्या होते हैं, वो रहते हैं लैंड पर फॉर लॉन्गर पीरियड, बट अब वो बोला गया है साफ तरीके से कि अब आप 10 साल भी रह लो बिना बीइंग अ टेनेंट, किराएदार होके, फिर भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते उस पर लैंड अपना, ठीक है। फिर सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, यानी लैंड सीलिंग एक्ट ने 1970 के करीब आया। इसका काम ही है इंडिविजुअल्स, फैमिली जितनी भी है, सरप्लस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, लैंडलेस वालों को। लिमिटेड सक्सेस हालांकि इसमें हुई, देखो साफ लिखा हुआ, मैंने आपको वही कहा ना, हम नहीं कर पाए सील करना, लैंड होल्डिंग, सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं हो पाया, इतना लूप होल था, हुआ ही नहीं है। पॉलिटिकल विल नहीं थी, करप्शन इतना था, हो ही नहीं पाया। फिर कंसोलिडेशन होल्डिंग्स का आसान था। पता है आपको क्या हुआ? कंसोलिडेशन, जब इतने फ्रेगमेंटेड लैंड थे, उसको कंसोलिडेट करने की बारी आई कि चलो कोई बात नहीं, किसी के 4 मान लो यहाँ पर लैंड है, तो इस बंदे को कहा गया भाई तू एक काम करना, तो ये सारा ले ले, ये वाला हम किसी और को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लैंड्स। ये भी नहीं हो पाया, और इसमें क्या हुआ, रेजिस्टेंस आ गई, स्मॉल फार्मर्स ने कहा भाई हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाया, फिर काम ही नहीं हो पाया। फिर कॉम्पिलेशन, अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, वन ऑफ द टीडियस टास्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So that is why we are failed in land reforms. Now move to the next topic, that is persons with disability के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्यों बात करने जा रहे हैं, इसका कारण है गाइस। राजीव रतूड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से सेंटर को डायरेक्ट करते हुए बोला कि प्लीज़ मेक मैंडेटरी रूल्स बनाओ, फ्रेम करो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 से रिलेटेड, ताकि पब्लिक प्लेसेस में डिसेबल पर्सन को एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस ना आए। क्योंकि भारत में अगर आप सेंसस 2011 उठाते हो तो PWDs की कंडीशन देखो बहुत ज़्यादा कैसी है। 2.21 जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिसेबल है, 56% जो हैं डिसेबल पर्सन मेल्स हैं, 44% फीमेल्स हैं, 69% डिसेबल पर्सन जो रूरल एरिया में रह रहा है, 21% एल्डरली है, 60+ वाला बंदा है। अब जजमेंट किस बेसिस पर आई उसको समझो बात को। कह रहा क्या हुआ, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडी वालों, नालसर यूनिवर्सिटी जो लॉ की है, उसने कहा भाई सोशल मॉडल बनाओ डिसेबिलिटी के ऊपर। सोशल मॉडल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि सोशल चेंज होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ये भी आए, PWDs को बैरियर ना, उनका सोशल बैरियर का कारण ना बने। हम चाहते हैं जितने भी डिसेबल लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हर तरीके से हर मॉडल पर हो, उनका फुल पार्टिसिपेशन के लिए ही इस बात को रखा गया है। और फिर कहा जा रहा है लेजिस्लेटिव गैप भी है कुछ, तो कह रहा है डिक्लेयर किया रूल 15(1) अल्ट्रा वायर्स टू RPWD एक्ट।
ताकि सिंगल इन्फोर्सिएबल एक्सेसिबिलिटी हो फ्रेमवर्क की। तो रूल 15 किससे डील करता है? एक्सेसिबिलिटी टू दी इस्टेब्लिशमेंट से। फिर मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं। सेक्शन जो 40 है आरपीडब्ल्यूडी का, वो कह रहा है कि मैंडेटरी हमें स्टैंडर्ड चाहिए। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी की बात है, यूनिवर्सल डिज़ाइन करना, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन करना, क्रॉस डिसेबिलिटी इंटीग्रेट करना टेक्नोलॉजी को, ये सभी काम हमें करने पड़ेंगे। फिर टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में एक्सेसिबिलिटी बढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ्यूचर इनिशिएटिव्स हों, इन सभी के लिए काम किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। कह रहा है प्रियम्बल में क्या लिखा है? कह रहा है प्रियम्बल में लिखा है सीक्स टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी मिलती चली जाए। तो कह रहा है इसी के लिए ना पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्यों हम चाहते हैं उसका इंटरेस्ट और सेफ गार्ड हो, क्योंकि आर्टिकल 14, 19, 21 भूल कैसे सकते हो आप? कह रहा आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल एक्सेस हो बंदे का स्पेस पे, सर्विसेज पे, इन्फॉर्मेशन पे। 19 कहता है फ्रीडम टू मूव एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ, राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 रहे। डीपीएसपी कहता है 41 आर्टिकल के तहत कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज हो, सिकनेस हो, डिसेबल वाला हो, उसको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। कह रहा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 11th शेड्यूल में लिखा हुआ है सोशल वेलफेयर हो, कोई भी हैंडीकैप्ड है, मेंटली रिटार्डेड बंदा है। 12th शेड्यूल में बोला गया सेफ्ट गार्ड हो इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस के लोगों का। तो चैलेंजेस क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ? कह रहा एटीट्यूडनल बैरियर्स। पता है इनको क्या लगता है? इनको लगता है यार हम तो किसी काम के नहीं रहे हैं, मेरा हाथ नहीं है या मेरी फला चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हो? देखो यार होता ही है, जिसके पास नहीं है कोई चीज़ तो उसका ध्यान उसी तरफ जाता है। और फिर पता है क्या, लोग भी मजाक कई बार उड़ाते हैं, एंड विच इज़ वेरी बैड। तो स्टिग्मा, उस प्रिजुडिस, उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये बेचारे आइसोलेशन में ही चले जाते हैं। फिर सोशल बैरियर पता है क्या है? इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एजुकेशन में भी दिक्कत है, सफिशिएंट इनकम नहीं होती है इनके पास अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर है, इनएक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिक्कत है। आप समझो, मैं कहती हूँ दिल्ली मेट्रो में इसका मामला बहुत अच्छा है। दिल्ली मेट्रो वाले बहुत ध्यान रखते हैं जितने भी डिसेबल लोग आते हैं, नो डाउट अबाउट दिस। मतलब यू सी द सर्विसेज ऑफ दिल्ली मेट्रो, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी नाइस अबाउट, मतलब इन लोगों के लिए ना दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको, पूरे मेट्रो में जाएंगे हर तरह से, वो हाथ पकड़ पकड़ के जो भी स्टाफ होता है वो ले लेके जाता है इनको हर जगह। तो देखो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी में क्या बताया था कि देखो जी कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम क्या बना रखा है आपने इनके लिए। फिर फिजिकल बैरियर है, स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शंस तो है ही, इंडोर आउटडोर फैसिलिटी इतनी नहीं है। कम्युनिकेशन बैरियर ये है कि इनको हियरिंग की प्रॉब्लम, स्पीकिंग की प्रॉब्लम, रीडिंग की प्रॉब्लम है, राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो बता ही नहीं पाते ही अपनी समस्या। सोचो कितनी दिक्कत की बात है। इफ़ यू नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको सोचो कितनी बड़ी तौहीन होती है, मतलब अपनी खुद से लगता है क्या कर रहे हैं हम। फिर पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक बैरियर्स हैं, इनकन्वीनियंट शेड्यूलिंग, एक्सेसिबिलिटी, इक्विपमेंट नहीं है, पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं हमारे देश में कि वो इतनी मदद कर सकें इनकी। तो इसी के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि वेलफेयर हो सके। उसके लिए 2016 में ही राइट्स बनाया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का उसी पे देखा हमने। देखो इसको हमने बनाया ही इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑलरेडी बना रखा था, और उसमें साफ लिखा हुआ था पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब है वह व्यक्ति जो बहुत लॉन्ग टर्म से फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सेंसरी इंपेयरमेंट झेल रहा है, और उस बंदे का भी फुल पार्टिसिपेशन सोशल में सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है इसका 40% नॉट लेस देन, एज अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, मतलब 40% से कम वाली जो डिसेबिलिटी है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। फिर 21 तरह का कैटेगरी बनाया, प्रोहिबिट किया कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, लाइफ में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर कहीं नहीं होना चाहिए। इवन आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इस्टेब्लिश की गई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को तैयार करा गया, भैया इनको ट्रेनिंग दो, कुछ भी करो, यहाँ के जो लोग आ रहे हैं इनको तैयार करना है। फिर नेशनल ट्रस्ट बनाया गया इनके लिए कि अगर ऑटिज्म से ग्रस्त हैं या मेंटल रिटार्डेड हैं तो इनको पूरी तरीके से ऐसा बनाना है कि ये डिग्निटी और इक्वल राइट अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाएँ। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, नेशनल आपका सोचो ना दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसमें इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट कैसे करना है, इनको स्किल ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स खुलवाना है, लोन्स एक्सटेंड करना, आर्टिफिशियल लिम्स की मदद करना। मिनी रत्ना कंपनी है ये, पता है एल्मिको एक इज़ अ मिनी रत्ना कंपनी जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट से बनी, जिसमें आर्टिफिशियल एड अप्लाइंसेस इनको प्रोवाइड करती है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, यानी सबको एक्सेसिबिलिटी मिले, यूनिवर्सल बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो,
इसके लिए काम किया जा रहा है। इवन 2006 में हमने नेशनल पॉलिसी बनाई इनके लिए, सोचो आप, ताकि सोसाइटी में इनका इंक्लूजन बढ़ता चला जाए। तो स्टेप्स टू बी टेकन, आपको देखो ये करना ही पड़ेगा कि हमें सारे ही स्टेक होल्डर्स से हाथ मिलकर इनकी सारी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। व्हील चेयर है, हियरिंग एड्स है, कुछ भी हो, आप इम्प्रूव करो, पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ चलो यहाँ पे, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। तो ज़रूरी है कि हम हमेशा ना इंक्लूसिविटी की तरफ सोचें। ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें स्पेशलिस्ट स्टाफ मिलेगा ना, ये भी तो देखो आप, इफेक्टिव है अफोर्डेबल हेल्थ केयर इनको देना है, हमें प्रोवाइड करना है, हमें क्या करना है, हमें एडुक्वेट फंडिंग देनी है ताकि इनका भला हो। इम्प्रूव करना है डिसेबिलिटी डेटा कलेक्शन को और ज़्यादा, किसी भी एज, किसी भी सोशो इकोनॉमिक से बंदा कोई पिछड़ ना जाए, डिसेबिलिटी को हटा के रखना है हमें। डिसेबिलिटी कहीं उनके सोशल बैरियर का कारण ना बन जाए, उस सभी कारणों को हमें ख़त्म करना है। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़े, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी को समझाना पड़े, हमें वो सब काम करना है। हमें कोशिश करनी है नेगेटिव परसेप्शन इनके बारे में लोगों के ख़त्म हो और ये पूरी तरह से सोसाइटी के हर हिसाब को फुल्ली पार्टिसिपेंट की तरह काम कर पाएँ। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। कल शॉर्ट्स प्लस MCQs होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।